स्टेशन मास्टर ने लालटेन को बिल्कुल मेरे मुंह के सामने पकड़ा और रुक रुक के मुझसे पूछा, ओलायतला की हवेली, आपको भी वहाँ जाना है? पर क्यों? मामूदपुर के ज़मींदार बाबू कृतांत चौधरी ने एक विज्ञापन दिया है कि उनको एक मैनेजर की ज़रूरत है। 40,000 रुपया महीना। क्यों, सही कहा ना? उन लोगों ने भी ऐसा ही कहा था। कौन लोग? यही आपके पहले जो लोग यहाँ पर मैनेजरी करने आए थे। पूरे 8 हफ्ते में 8 लोग इसी स्टेशन से ओलायतला की हवेली में गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। समझे साहब, कोई भी वापस नहीं आया। आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब यही है कि आपकी तरह वो लोग भी ठीक शनिवार को ही आए थे, और वो भी शाम की 6 बजे की ट्रेन से। अजीब बात है, 8 हफ्ते में 8 लोग। ज़मींदार बाबू को कितने मैनेजर की ज़रूरत होती है? ये बात सुनकर मेरा मन खटकने लगा। मैंने फिर से पूछा, अच्छा आप इन ज़मींदार बाबू को जानते हैं? हाँ, लेकिन मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है, कभी देखा नहीं। हाल ही में वो इस हवेली में आकर रुके हुए हैं। उनके बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। आज तक किसी ने उनको नहीं देखा। दिन के समय ये हवेली एक मीरान खंडर की तरह पड़ी रहती है। सिर्फ रात के वक्त ही रोशनी जलती है, कोई दिखता भी नहीं। उस घर के बारे में सब कुछ मानो कुछ अजीब सा है। आज अमावस्या की रात है, इसीलिए आसमान में चांद नहीं निकलेगा। ऊपर से एक के बाद एक बादल पूरे आसमान को ढकते जा रहा है, और उसके साथ ठंडी हवाएं। मैं समझ गया बहुत जल्द बारिश आने वाली है। मेरे साथ दोस्त के नाम पर सिर्फ था मेरा पसंदीदा कुत्ता रोवर, जो कि एक बुलडॉग था। मैंने और देर नहीं की, हवेली की तरफ अपने पैर बढ़ाए। स्टेशन मास्टर की बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है इन महाशय के दिमाग में कुछ खराबी है। पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने मुझे फिर से बुलाया। हाँ जी, सुनिए, तो क्या सच में आप जा रहे हैं? हाँ, लगता तो कुछ ऐसा ही है। तो फिर ज़रा संभल के चलिएगा। हवेली के पहुंचने से कुछ ही दूर पहले एक कब्रिस्तान आता है। पहले वहाँ पर पारसियों को दफनाया जाता था, लेकिन उसके बाद वो कब्रिस्तान मीरान पड़ी है, और साथ में उस जगह का नाम भी बहुत ख़राब है। शाम के बाद उस तरफ कोई नहीं जाता। मुझसे और रहा नहीं गया। मैंने पलटकर जवाब दिया, देखिए भाई साहब, मुझे खामोखा डराइए मत। मैं कोई कायर नहीं हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो उस कब्रिस्तान में अपनी पूरी रात बिता सकता हूँ। स्टेशन मास्टर ने मुझसे और कुछ नहीं कहा और एक हल्की सी मुस्कान दी। पता मेरे पास ही था, दामोदर नदी के किनारे ही ओलायतला की सबसे बड़ी हवेली। चलते चलते आखिरकार मैं पहुँच ही गया। दरवाजे में मैंने किसी को नहीं देखा, इसीलिए मैं खुद ही अंदर चला गया, और उसके साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मेरे साथ एक छोटी सी लालटेन थी। उसी की रोशनी से जितना मैं देख सकता था, देखते देखते आगे बढ़ता रहा। बहुत पुराने ज़माने की बगीचे, जिसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसको बगीचा कहना गलत और कचरा कहना ज़्यादा सही होगा। आगे बढ़ते बढ़ते मुझे एक बड़ी सी तालाब दिखी, जहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं नज़र आ रही थी। उस तालाब के किनारे को सीमेंट से तैयार किया गया था, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से टूट फूट चुकी है। घर की हालत वो तो और भी बदतर थी।
हर एक खिड़की टूटी हुई थी और घर का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। मुझे अजीब लगने लगा, जो ज़मींदार मुझे इतना तनख्वाह देंगे उनकी घर की हालत ऐसे कैसे हो सकती है। मेरा मन फिर से खटकने लगा। चारों तरफ झिंगुरू के आवाज़ के बगैर कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन घर के हर कमरे में रोशनी चल रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? कोई है? अंदर से एक भारी आवाज़ बाहर आई और मुझसे कहा, अंदर आइए। घर के अंदर जाकर मैंने देखा, घर बहुत बड़ा था, लेकिन घर के हर कोने में मकड़ी का जाला, हर दीवार में काले काले रंग और साथ में फर्श पे एक मोटी सी धूल की परत। इधर उधर देखा तो पाया कि 3 कुर्सियाँ थी जो कि टूटकर पड़ी हुई थी। एक टेबल था जो कि बहुत ही गंदा था और साथ में एक बड़ा सा लैंप जल रहा था। इसके अलावा घर में और कुछ नहीं था। मेरे सामने एक बूढ़े इंसान बैठे थे जो दिखने में बहुत ज़्यादा ही काले रंग के थे और साथ में एकदम पतले, इतने पतले कि आप चाहे तो उनके शरीर के हर एक हड्डियाँ अच्छी तरह से गिन सकते हैं। और जब वो बात करते हैं तब पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मटके के अंदर से आवाज़ आ रही है। उन्होंने उससे पूछा, किसे चाहिए? हाँ, ज़मींदार साहब हैं? वो मैं हूँ। क्या चाहिए? आप एक मैनेजर को ढूंढ रहे थे, है ना? समझा। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बैठिए। ज़मींदार के पास पहुंचते ही पता नहीं मेरा बुलडॉग रोवर उसे देखकर गुर्राने लगा। उसको देखकर ज़मींदार साहब बहुत गुस्सा हो गए और कहा, ये क्या, कुत्ते को क्यों लाए? काट देगा क्या? रोवर को मैंने डांट दिया। उसने भौंकना बंद तो किया, लेकिन हम लोगों से कुछ ही दूर जाकर एक बहुत ही नुकीली नज़र से ज़मींदार साहब को देखने लगा। तन आके ज़मींदार साहब ने मुझसे कहा, वो कुत्ता यहाँ नहीं रह सकता, अभी निकाल दो उसे यहाँ से। उसको भगाऊंगा तो भी नहीं जाएगा। वो मुझे छोड़कर एक पल भी नहीं रहता, यहाँ तक कि रात को भी वो मेरे साथ ही सोता है। क्या रात को भी? क्या मुसीबत है? ये कहने के बाद वो थोड़े चिंतित हो गए और पता नहीं कुछ सोचने लगे। रोवर मेरे साथ रात को सोएगा, इससे ज़मींदार बाबू को क्या तकलीफ है? ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद ज़मींदार साहब उठ खड़े हुए और कहा, थोड़ा बैठिए, मैं आपके खाने का सोने का बंदोबस्त करके आता हूँ। उसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले जिस काम से आया हूँ उस बारे में बात कर ले। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल इस बारे में बात करेंगे। ये कहकर ज़मींदार साहब निकल गए। थोड़ी देर बाद ही वो फिर से वापस आए और कहा, आइए, सब तैयार है। उनके पीछे पीछे मैं बढ़ने लगा। कई सारे बंद कमरों को पार करने के बाद एक सीढ़ी आई, उससे हम ऊपर चढ़ गए और 2 माले में पहुंचे। घर के चारों तरफ हालत बहुत ख़राब थी। धूल और कचरा और साथ में चंगादड़ों का आना जाना तो था ही। एक नौकर चाकर को भी मैंने नहीं देखा। पूरे घर में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा गूंज रहा था। चलते चलते एक छोटे से घर में हम पहुंचे। ये घर ज़्यादा गंदा नहीं था। उस घर में एक पलंग भी था जो कि साफ सुथरा था और उसके सामने रखी थी मेरे लिए खाना। अभी खा लीजिए, बाद में ठंडा हो जाएगा। तरह तरह की बातें सोचते सोचते मैं खाने लगा। खाते खाते एक पल के लिए मैं ज़मींदार की तरफ देखा और तभी मैंने पाया जैसे उनकी आंखों में 2 आंख के गोले जल रहे हैं।
मेरे देखते ही, पलक झपकते ही वो आग बुझ गई। एक इंसान के आंखों में ऐसे आग जल सकती है, ये तो मुझे पहले पता नहीं था। ये तो कितना कितना डरावना है ये। जमींदार ने कहा, आज मैं चलता हूँ, आप खाना खा के सो जाइए। थोड़ी देर चल के ही वो फिर से रुक गए और मुड़कर फिर से कहने लगे, और देखिए, रात को खिड़कियां मत खोलिएगा, ठीक है? एक तो बारिश हो रही है और ऊपर से रुक क्यों गए, बोलिए। उस तरफ की खिड़की खोलेंगे तो सामने कब्रिस्तान दिखता है। हाँ, तो क्या समस्या है? नहीं, ज्यादा कुछ समस्या नहीं है, बस तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है। ऐसी आवाजें जिनको कोई भी रात को सुनना पसंद नहीं करता। मुझे बिल्कुल हंसी आ गई। जमींदार बाबू ने फिर से कहा, आहा, आपके उस बदसूरत कुत्ते को कहीं बांध के रखिएगा। कुत्ते अपवित्र होते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे बिस्तर पर चढ़े, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? अच्छा ठीक है। जमींदार साहब निकल गए, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की। रात को रोबर मेरे साथ ही सो रहा था। तब पता नहीं कितनी रात होगी, अचानक मेरी नींद टूट गई। कोई मेरा गला दबाने लगा था। उसके दोनों हाथ किसी मजबूत रस्सी की तरह मेरे गले में दबता जा रहा था। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी जान बस जाने ही वाली थी। तब अचानक मेरे ऊपर से वो हाथ हट गई और उसके साथ ही पूरे घर में दौड़ा दौड़ी, लड़ने और झपटने की आवाज़ होने लगी। लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। गले के दर्द से मैं उस वक्त छटपटाए जा रहा था। दर्द जब थोड़ा सा कम हुआ तब मेरा घर पूरी तरह से शांत हो चुका था। जल्द से जल्द मैं उठकर बैठा। रोशनी बुझ गई थी। फिर से उसको जलाया, लेकिन जो मेरा गला दबा रहा था और साथ में रोवर, दोनों ही गायब थे। रोवर, रोवर, रोवर! मैंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घड़ी की तरफ देखा तो पाया रात 1 बज रहे थे। घर से बाहर देखा तो पाया कि चारों तरफ अंधेरा बिल्कुल बर्फ की तरह जमा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा खतरनाक जानवर इंतज़ार कर रहा है मेरे बाहर आने का। आते ही वो मुझ पर झपट पड़ेगा। मैंने डर से जल्द घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। घर से निकलने का दरवाज़ा बंद था, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था जिसने मुझ पर हमला किया था आखिर वो भागा कहाँ से और आया भी था कहाँ से। इधर उधर अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे एक और गुप्त दरवाज़ा दिखा। दरवाज़ा खुला ही था। थोड़ा सा धक्का देते ही वो खुल गया और खोलते ही एक भयानक बदबू आकर मुझे घेर लिया। मैंने अपनी नाक को अच्छी तरह से ढका और अपने लालटेन को उठाते ही मैंने एक बहुत ही भयानक नज़ारा देखा। उस घर के फर्श पर पड़ी हुई थी बहुत सारी कंकाल, काफ़ी सारी खोपड़ियाँ और एक सर तो ऐसा था जो कि बिल्कुल ही ताज़ा था। आसमान की तरफ देखते हुए अपनी ज़बान खोलकर पड़ा हुआ था। इसके अलावा भी इधर उधर इंसानों की अंतरिया फैली हुई थी। इस भयानक दृश्य को मैं और देख नहीं पाया। जल्द से जल्द उस दरवाजे को बंद कर दिया। ये मैं कौन से पिशाच के पाले में आके पड़ा हूँ। पूरा घर बदबू से भर गया था। मैंने जल्द से जल्द खिड़कियाँ खोल दी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजलियाँ भी चमक रही थी और इन सब का साथ दे रही थी तूफ़ानी हवा। इस तूफ़ानी हवा के बावजूद आसपास से मुझे कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कभी कभी
किसी बच्चे की रोने की आवाज़ या फिर कभी किसी की हंसने की आवाज़। और कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि कोई पायल पहनकर इस तरफ से उस तरफ जा रहा है। रह रह कर मुझे कुछ अजीब सी परछाइयाँ इस तरफ से उस तरफ जाते हुए दिख रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद आज रात इस पूरी धरती की सारी प्रेतात्माएं, दानव एक साथ जाग उठे हैं। नहीं 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 नहीं, लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये सब सच नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। अरे ये क्या? ये दरवाजे पे कौन धक्का दे रहा है? डर के मारे मेरे सारे के सारे लौंडे खड़े हो चुके थे। पता नहीं दरवाजे के उस पार कौन सी भयानक मूर्ति मेरे लिए इंतजार कर रही है। लगातार वो दरवाजे को धक्का दिए जा रहा था। मैं धीरे धीरे डर से बिल्कुल जम सा गया था। उसके साथ ही एक आवाज आने लगी। ये क्या? ये तो रोबर की आवाज है। मैंने और देर नहीं की, जल्द से जल्द जाकर दरवाजे को खोल दिया और खोलते ही रोबर मेरे ऊपर आकर मुझे चाटने लगा। इस भयानक रात में, इस वीरान और खतरनाक हवेली में रोबर को ऐसा लग रहा था जैसे इससे अच्छा मेरा और कोई दोस्त है ही नहीं इस दुनिया में। तभी मेरी नज़र रोबर की तरफ गई और देखा उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। और उसी के साथ मुझे सुनाई दी कि बगीचे से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आ रही है। मैंने खिड़की से झांका तो पाया 14 से 15 लोग इसी घर की तरफ आ रहे थे। कुल मिला के 7 से 8 लालटेन दिख रही थी और उसी रोशनी में मैंने देखा पुलिस के लोग, और उन लोगों में से मैंने स्टेशन मास्टर को भी देखा। मैं समझ गया पुलिस को उन्होंने ही खबर दी है। मन ही मन में मैंने उनको ढेर सारा धन्यवाद दिया और मैं भी अपना लालटेन लेकर निकल पड़ा। पुलिस वाले ऊपर नहीं आए थे, वो लोग सीढ़ी के नीचे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या चल रहा है ये देखने के लिए मैं मशक्क़त करके अंदर की तरफ गया और देखा कि ज़मींदार साहब की लाश सीढ़ी के नीचे पड़ी हुई थी और उनकी आंखें देख के पता चल रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके गले में मैंने एक घाव देखा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको काटा है और वहाँ से तब भी खून निकल रहा था। अब मुझे पता चला कि रोबर के चेहरे पर खून कैसे लगी। इसका मतलब ज़मींदार साहब ने मुझ पर हमला किया था और रोबर ने उनको उनकी किए की सज़ा दे दी है। लेकिन असली बात तो अभी बाकी थी। स्टेशन मास्टर अपनी दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है? ये हो ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब ने पूछा, क्या नहीं हो सकता? स्टेशन मास्टर ज़मींदार साहब के लाश की तरफ झुककर अच्छी तरह से देखा और कहा, हाँ, कोई शक नहीं। अरे ये तो हमारे गांव के भुवन जी की लाश है। आज से 2 महीने पहले भुवन जी को एक खतरनाक बीमारी हुई थी जिसमें उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी लाश को अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका था क्योंकि उनकी लाश चोरी हो चुकी थी।